कैसे हो आप लोग। तो लास्ट टाइम पे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे और वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आप लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना आपके पास जो भी होगा आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आगे हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नया क्लास स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। हम आज स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन से, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन से, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो मिनरल न्यूट्रिशन नया चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो आप देखिए मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब है, न्यूट्रिशन रिफर्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। प्लांट है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम फ्लोएम के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर प्लांट के अंदर वो मेटाबोलाइज होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। एक टेक्निक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक एक ऐसा टेक्निक है बेटा जिसमें हम, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, जिसमें हम प्लांट्स को एक कंटेनर में ग्रो कराते हैं। जैसे गमला होता है, कंटेनर में ग्रो कराते हैं जिसमें सॉइल बिल्कुल भी नहीं रहता। सॉइल फ्री कल्चर है ये प्लांट का, सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो आप देखिए द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइल फ्री न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। इट इज़ अ मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। एक्चुअल में ये जो हाइड्रोपोनिक है ना, ये एक मेथड है जिसमें इस मेथड से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि किस प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम स्टडी करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स वाला। तो ये सॉइल फ्री न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराने का मेथड है। फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जर्मन बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सैच इन 1860 1860 में जूलियस वॉन सैच साहब ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। तो इसमें आप देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर में देखिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रखा है, ठीक है। इसमें प्लांट लगा हुआ है, सॉइल नहीं बिल्कुल, यहाँ पे सॉल्यूशन है ये पूरा। तो एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब से हम एयर ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जिससे रूट को ऑक्सीजन मिल सके। और एक फनेल है, फनेल से बाहर से हम वाटर है, न्यूट्रिएंट से, मिनरल से ऐड करते हैं। सॉइल तो है नहीं कि नेचुरली न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल होगा, बाहर से फनल से ऐड करते हैं। तो हमने बोला नहीं कि ये मेथड है टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। किस प्लांट को क्या मिनरल चाहिए ग्रो करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे? फनेल है, फनेल से आप हम करें, मान लीजिए नाइट्रोजन का पता करना है, नाइट्रोजन का रोल पता करना है प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या है, क्या रोल है उसका, प्लांट के लिए कितना सिग्निफिकेंस है नाइट्रोजन। तो आप फनेल से ना नाइट्रोजन देना कम कर दो या मत दो, कंसंट्रेशन कम कर दो, ज़्यादा कर दो, वेरी कर दो। तो इससे हम, जाहिर सी बात है, जब कम कर दोगे तो कोई ना कोई प्लांट के ऊपर सिम्टम आएगा ना, तो पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की ही वजह से रहा होगा। और जब वही नाइट्रोजन सप्लाई कर दोगे तो सिम्टम क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये मेथड है टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। कैसे? बाई वेरिंग द कंसंट्रेशन। फनेल से जो न्यूट्रिएंट हम ऐड करें कम ज़्यादा करके, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देख के ना बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा सेटअप होता है, इस पूरे सेटअप को ना, पूरे प्लांट को नहीं, यहाँ से एक पॉलीथीन कवर इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर, ताकि जो न्यूट्रिएंट है, पानी है ना, उस पर डायरेक्टली सनलाइट ना पड़े। तो इसको लाइट से बचाने के लिए हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। पूरे प्लांट को मत कर देना, नहीं तो मर जाएगा बिना फोटोसिंथेसिस के। तो यहाँ से हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं ताकि डायरेक्टली रूट को लाइट ना मिले, क्योंकि रूट होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, पहली बात। और दूसरी बात, पानी में लाइट का इफेक्ट, लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर पानी पे लाइट पड़ेगा ना तो एल्गी का कंटामिनेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एल्गी का कंटामिनेशन हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हम कवर कर देते हैं। अब बात आता है कि जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। जैसे आप देखिए हाइड्रोपोनिक्स का पहला सिग्निफिकेंस है, इससे टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। इससे किसी प्लांट को क्या क्या मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है वो स्टडी
कर सकते हो, आप मिनरल का स्टडी कर सकते हो प्लांट के लिए, उसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आप पता कर सकते हो। डेफिशिएंसी क्या आएगा, सिम्टम क्या आएगा, ये आप पता कर सकते हो। दूसरा, ये टेक्निक यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर, लेट्यूस। लेट्यूस होता है सलाद की तरह खाते हैं ना, तो टमाटर है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, टमाटर है, लेट्यूस है, सीडलेस कुकुम्बर है, इन सब का ना कमर्शियल लेवल पे बहुत सारे वेजिटेबल्स को हम ग्रो कराते हैं इसी में, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये टेक्निक, इसमें वीड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे खेत में आप फसल बोते हो तो घास फूस, खरपतवार, वीड्स ग्रो कर जाते हैं, यहाँ पे इट अवॉइड्स वीडिंग प्रॉब्लम, वीड का कोई भी समस्या नहीं आता, तीसरी बात। और चौथी बात है, ये टेक्निक उस एरिया में बड़ा अच्छा है जहाँ पे सॉइल बड़ा ड्राई है, इनफर्टाइल है, बैरन है। दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर यूजफुल इन ड्राई एरियाज, इन द एरियाज हैविंग ड्राई एंड इनफर्टाइल सॉइल। ये टेक्निक उस एरिया में बड़ा यूजफुल है, बड़ा अच्छा है जहाँ पे मिट्टी ड्राई है, इनफर्टाइल है ना, क्योंकि यहाँ तो मिट्टी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ ड्राई एरिया है, जहाँ पे मतलब पानी बहुत कम है, सॉइल इनफर्टाइल है सॉइल में, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ प्लांट को इसमें ग्रो करा दो, मिट्टी यूज ही नहीं करना है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उस एरिया के लिए तो बड़ा अच्छा ही है ना। आगे हम बात करते हैं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मान लीजिए फ्रेश प्लांट मैटर है, प्लांट का फ्रेश वेट है, फ्रेश मैटर का मतलब प्लांट का फ्रेश वेट है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दोगे बेटा, तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लांट का ड्राई मैटर बचेगा। और अगर आप उसको 300 to 400 डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर दो, कंब्यूशन कर दो उसको, ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट जल के राख हो जाएगा, प्लांट ऐस मतलब राख मिलेगा, राख। तो प्लांट का जो राख होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स। 60 से भी अधिक आपको उसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मिलेंगे। और 60 में से आपको आउट ऑफ विच 17 एलिमेंट्स आर एसेंशियल। 60 में से आपको ना केवल 60 ही नहीं, 60 से भी अधिक आपको मिनरल न्यूट्रिएंट मिलेगा। हालांकि एक ही प्लांट के राख में 60 के 60 पूरा नहीं मिलेगा, अलग अलग प्लांट के राख का कंपोजिशन अगर आप देखो ना, 60 से भी अधिक आपको एलिमेंट मिल जाएगा। टोटल केमिस्ट्री में आपको पता है 117 118 एलिमेंट आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उनमें से 60 से भी अधिक आपको यही इसी में मिल जाएगा, मोर देन 60 आपको यही मिल जाएगा। तो 60 में से 17 क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। तो एसेंशियल का मतलब क्या है, हम वही बात करने वाले हैं। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एसेंशियलिटी, किसी एलिमेंट को हम एसेंशियल बोलते हैं तो किस बेसिस पे बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या लॉजिक है, आप देखें। क्राइटेरिया गिवन बाय आर्नन एंड स्टाउट, दो साइंटिस्ट थे आर्नन एंड स्टाउट, इन्होंने दिया था क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तो क्राइटेरिया में देखिए हम किसी एलिमेंट को एसेंशियल बोलते हैं तो किस बेसिस पे। पहला पॉइंट, इररिप्लेसिबल, दैट इज नॉट नॉन रिप्लेसिबल या स्पेसिफिक, मतलब जो जिस एलिमेंट को हम एसेंशियल बोलते हैं ना, वो प्लांट के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो, उसका कोई भरपाई करने वाला या कंपेंसेशन करने वाला ना हो, वो इररिप्लेसिबल होना चाहिए। दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट कैन नॉट बी compensated by other, that is the element must be specific या नॉन रिप्लेसिबल, उसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है, हम उसको एसेंशियल बोल रहे हैं, और प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई। अब पता ये लगे कि नाइट्रोजन की कमी को हाइड्रोजन पूरा कर दिया या कार्बन पूरा कर दिया, तो नाइट्रोजन स्पेसिफिक कहाँ रहा, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है, तो वो एसेंशियल नहीं हो सकता। फिर एसेंशियल वो है जो उसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो ना। दूसरा है, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स। ध्यान देना, एसेंशियल एलिमेंट वो होता है अगर जिसकी कमी हो रही है, तो उसकी डेफिशिएंसी से प्लांट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स। तो एसेंशियल एलिमेंट वो है जो जिसकी कमी से प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, या फिर उसमें सेट द सीड नहीं लग पाएगा,
बिना सीड के लाइफ साइकिल कैसे पूरा होगा। तीसरा है एसेंशियल एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो एसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। चौथा है डेफिशिएंसी सिम्टम्स या हंगर साइंस प्रोड्यूस्ड। एसेंशियल एलिमेंट वो होता है कि अगर उसका मान लीजिए डेफिशिएंसी हो रहा है प्लांट में तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा या हंगर साइन आएगा, कोई ना कोई मार्फोलॉजिकल चेंजेज आएगा जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और यही नहीं, अगर आप उसको वही पर्टिकुलर डेफिशिएंट एलिमेंट सप्लाई कर दो तो सिम्टम क्या हो जाना चाहिए, सिम्टम डिसअपीयर हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। उस एलिमेंट को हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट। तो ध्यान देना, मतलब एसेंशियल एलिमेंट वो है कि अगर उसका प्लांट में कमी हो रहा है ना तो प्लांट को उसकी कमी को महसूस होना चाहिए, दिखना चाहिए। या अगर हम हिंदी में एक लाइन में बोलें तो एसेंशियल एलिमेंट वो होता है अगर जिसकी कमी हो जाए तो प्लांट की आंखों में भी नमी हो जाए, वो एलिमेंट होता है एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। हम यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे करते हैं, दो बेसिस पे। एक तो क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब प्लांट को कितना चाहिए, कितने क्वांटिटी की जरूरत है उस एलिमेंट का, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उस बेसिस पे। और दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शन के बेसिस पे, मतलब एलिमेंट के क्या क्या फंक्शन है उसमें प्लांट में, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी के बेसिस पे बात करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्या क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज़्यादा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो प्लांट में बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, रिक्वायर्ड इन वेरी लो अमाउंट, कम अमाउंट में चाहिए। कितना कम, रिक्वायर्ड लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ध्यान देना, कितना कम, लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, इससे कम चाहिए। 10 मिलीमोल से अगर प्लांट का पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, मान लीजिए प्लांट का ड्राई मैटर 1 किलोग्राम का है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, 10 मिलीमोल से कम होना चाहिए, लो अमाउंट में चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, टोटल कितने हैं, टोटल 17 है। 17 में से आप देखेंगे, ध्यान देना, 17 में से 8 होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और 9 होता है मैक्रो, टोटल 17 है। ठीक है, तो माइक्रो का एग्जाम्पल फेकू जननी मनमोहन क्लब। याद करने का तरीका है बेटा, ध्यान देना, फेकू जननी मनमोहन क्लब। देखो, फेकू जननी मनमोहन क्लब। आयरन, कॉपर है, जिंक है, निकिल है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, बोरॉन है, ये सब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। बाकी जो 9 बचा वो मैक्रो में आ जाएगा। तो क्या बचा, देखो ट्रिक देखो याद करने का। इधर क्या था, फेकू जननी मनमोहन क्लब, माइक्रो में। मैक्रो में कौन, कौन, हु मतलब कौन, कौन पिए मग से कैल्शियम पोटेशियम, कौन पिए मग से कैल्शियम, कौन मतलब CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पिए मतलब पी फास्फोरस, मग मतलब मैग्नीशियम, मग से मतलब S सल्फर, फिर कैल्शियम पोटेशियम, कौन पिए मग से कैल्शियम पोटेशियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। तो 17 एसेंशियल एलिमेंट है। और बेटा 17 में से ध्यान देना आप लोग, 17 में से कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये प्लांट को कहाँ से मिल गया, ये प्लांट को मिल गया एटमॉस्फेयर से मिल गया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लांट को सॉइल से भी मिल गया और एटमॉस्फेयर से भी मिल गया। तो ये बताना, ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट को सॉइल से मिलता है, ध्यान देना, सॉइल, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट को सॉइल से मिलता है उनको हम बोलते हैं मिनरल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। ऐसे एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को सॉइल से मिलता है, सॉइल मिट्टी से, उसको बोलते हैं मिनरल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। और जो सॉइल से नहीं मिलता वो क्या होता है, नॉन मिनरल, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब सॉइल से थोड़ी ना मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन मिनरल्स। नॉन मिनरल्स, जैसे CO2 लेगा तो कार्बन ऑक्सीजन आ गया ना, ऐसे हाइड्रोजन भी उसको एटमॉस्फेयर से मिल सकता है, पानी से भी जा सकता है। तो कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मिनरल हो गया ना, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली इसको मिल रहा है। तो आप इसको पहले ना, आप सबसे पहले इसको क्या करिए, आप इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं ना। आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला बेसिस था क्वांटिटी के बेसिस पे, दूसरा है
फिजियोलॉजिकल रोल के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा ज़रा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल, पहले हमने एसेंशियल एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया क्वांटिटी के बेसिस पे कितना चाहिए, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शंस दे परफॉर्म, एसेंशियल एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इन 4 ग्रुप्स। उनको 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान देना, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल में मिलते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जो बायोमोलिक्यूल में मिलेंगे, बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे आप देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये। और दूसरा है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, उनके कंपोनेंट्स होंगे। जैसे आप देखिए मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, टेट्रापैरेल रिंग, पोरफायरी रिंग होता है, उसमें मिलता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को जाहिर सी बात है ट्रैप करेगा ना, तो उसमें मैग्नीशियम है एनर्जी। फास्फोरस एटीपी में मिलता है, देखो ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फोरस है ना। ऐसे तीसरा है चेंज या अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। जो सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब होता है सोल्यूट पोटेंशियल, जो सेल के सोल्यूट पोटेंशियल को, ऑस्मोलैरिटी को, ऑस्मोटिक बैलेंस को चेंज कर सकता है। जैसे पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, ये सॉल्ट होते हैं ना। तो जो पोटेशियम होता है इवन रिक्वायर्ड फॉर स्टोमेटल मूवमेंट, रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम जो होता है स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है, कराता है। और लास्ट है एंजाइम एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स, जो एंजाइम को एक्टिवेट कर दे या फिर इनहिबिट कर दे। तो जैसे जिंक है, जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे आप लोग बेटा कि ये जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, इनको कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, मिनरल आयंस की ज़रूरत होती है, वही तो है। तो आप देखिए जिंक एक्टिवेटर है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। निकिल है यूरिएज एंजाइम का, जो यूरिया मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम रुबिस्को और पेपकेज एंजाइम का एक्टिवेटर है, रुबिस्को और पेपकेज का। रुबिस्को और पेपकेज बोथ आर द क्रिटिकल एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के बड़े क्रिटिकल, बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं रुबिस्को और पेपकेज। मैग्नीज है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ, इट इज़ द एक्टिवेटर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायर्ड फॉर वाटर स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू रिलीज ऑक्सीजन। ध्यान देना, तो मैग्नीज उसका एक कंपोनेंट है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का, इसको एक्टिवेट करता है। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में वाटर का स्प्लिटिंग कराता है, जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ना। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसका एक्टिवेटर है मैग्नीज। मॉलिबेडनम इज द एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का नाम पूरा होता है, देखो, नाइट्रोजन एज का मतलब रिडक्टेज, नाइट्रोजन रिडक्टेज। ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कराता है, ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कराने वाला एंजाइम है, इसका एक्टिवेटर होता है मॉलिबेडनम। तो ये 4 कैटेगरी हो गया इसके फंक्शंस या रोल के बेसिस पे। अब 1-2 बातें हम आपको और बता देते हैं। जैसे आप देखिए कि जो मिनरल आयंस है, अगर प्लांट में वेरी लो अमाउंट में मौजूद है, तब भी उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। इवन आप देखेंगे 10⁻⁸ ग्राम पर ml, 10⁻⁸ ग्राम पर ml, इतना लो अमाउंट में भी अगर है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो प्लांट में, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे 17 एलिमेंट हम बात कर रही है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ना जो प्लांट न्यूक्लियर टेस्ट साइट जहाँ पे होता है, जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट साइट होता है ना, तो वहाँ पे अगर जो प्लांट ग्रो कर रहा है तो सॉइल से रेडियो एक्टिव मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे स्ट्रॉन्सियम हो गया, उसको एक्यूमुलेट कर लेगा। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ना जो सोडियम एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोडियम हो गया, सेलेनियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो ध्यान दीजिए, सोडियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब जो होता है बेटा, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो होता है इसको बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल तो नहीं है, एसेंशियल तो 17 ही था जो हमने पीछे दिखाया, लेकिन सेलेनियम है, कोबाल्ट है, सोडियम है, ये सब होता है बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ये कहीं ना कहीं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहेगा, इसके रहने से प्लांट को बेनिफिट मिलता है। तो इसेंशियल तो नहीं लेकिन बेनिफिशियल है। और जो प्लांट न्यूक्लियर टेस्ट के साइट के आसपास ग्रो कर रहा है ना, जहाँ पे परमाणु परीक्षण होता है, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे स्ट्रॉन्सियम हो गया ना, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगला हेडिंग है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनसीईआरटी में आप देखोगे ना, 12-13 एलिमेंट का सबका नाम लिखा है, रोल लिखा है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, उसका क्या काम है, वो सब अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये हम आपको बताने वाले नहीं हैं, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर दो, लिख लो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो अगला हेडिंग है बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ध्यान देना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो पहले आपको हम ये बता दें डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है। एक्चुअल में एक बात आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई एसेंशियल एलिमेंट है, कोई या 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपको पता है, तो मान लीजिए अगर किसी प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स का सप्लाई हम कम कर दें, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स का अगर सप्लाई प्लांट के ऊपर कम कर दें, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ क्या होगा, उसका ग्रोथ रिटार्ड होगा, कम होगा, इनहिबिट होगा ना। मतलब एसेंशियल एलिमेंट था, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे प्लांट में हम कम करते गए, सप्लाई कम करते गए, तो प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, उस कंसंट्रेशन को, द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो पता है वो कंसंट्रेशन जिससे कम करने पे, एक कंसंट्रेशन था, ये कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिससे कम देने पे प्लांट का ग्रोथ रुक जाए, इनहिबिट हो जाए, रिटार्ड हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और पता है डेफिशिएंसी अकर्स बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये देखो बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे देने पे ना प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है आप याद रखना, बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड, ऐसा कंसंट्रेशन। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, जब प्लांट में एलिमेंट का डेफिशिएंसी होगा, एसेंशियल एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी होगा, तो प्लांट के जाहिर सी बात है प्लांट में कोई ना कोई मार्फोलॉजिकल चेंजेज आएंगे। द मार्फोलॉजिकल चेंजेज अपीयरिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जो एलिमेंट के कम सप्लाई की वजह से होता है, एलिमेंट्स के स्कार्सिटी की वजह से होता है, लिमिटेशन की वजह से, कम सप्लाई की वजह से होता है। तो ऐसे मार्फोलॉजिकल चेंजेस को हम बोलते हैं मार्फोलॉजिकल सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो ध्यान देना, तो डेफिशिएंसी प्लांट के यंगर पार्ट में होगा या ओल्डर पार्ट में होगा। ध्यान देना, डेफिशिएंसी प्लांट के यंगर पार्ट में होगा या ओल्डर पार्ट में होगा, ये डिपेंड करता है एलिमेंट के मोबिलिटी के ऊपर। मतलब वो एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले किस पार्ट में अपीयर होगा। मतलब यंगर पार्ट में सबसे पहले दिखेगा या ओल्डर पार्ट में दिखेगा। तो हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए, द पार्ट ऑफ प्लांट शोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे दो होता है, एक मोबाइल एलिमेंट होता है, एक होता है इमोबाइल। मोबाइल एलिमेंट क्या है, मोबाइल एलिमेंट्स विच कैन बी द एलिमेंट्स विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओल्डर पार्ट्स टू द यंगर पार्ट्स। मोबाइल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जैसे ओल्डर पार्ट से पार्ट में मेनली हम लीफ की बात करें, ओल्डर लीफ से, लीफ जो पुराना हो रहा है, पीला पड़ रहा है, उससे ना यंगर लीफ में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यंगर लीफ में चला जाएगा, उसको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। अगर एलिमेंट मोबाइल है तो पता है डेफिशिएंसी अपीयर्स फर्स्टली इन द ओल्डर पार्ट। क्यों? अगर एलिमेंट मोबाइल है ना, तो ओल्डर लीफ
पीला वाला लीफ जो टूट के गिरने वाला है, तो उसमें टूट के गिरने के पहले ही जो एलिमेंट है वो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में चला गया, तो ओल्डर पार्ट में उसका क्या हो गया, उस एलिमेंट का डेफिशिएंसी हो गया ना। वो टूट के गिरेगा तो कुछ दिन बाद, लेकिन अभी तो प्लांट से अटैच ही है ना, अभी तो वो डेफिशिएंट है। तो अगर एलिमेंट मोबाइल है तो ओल्डर पार्ट में पहले डेफिशिएंसी आएगा, क्योंकि ओल्डर से निकल के कहाँ चला गया, यंगर में चला गया। जैसे मोबाइल एलिमेंट का एग्जांपल NPK MgCl, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, ये सब। दूसरा इमोबाइल, विच कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। अगर इमोबाइल है तो ओल्डर से निकल के यंगर में नहीं जा पाएगा, ओल्डर में तो है ही, यंगर में नहीं जा पाएगा, तो उसका सिम्टम सबसे पहले यंगर पार्ट में आपको दिखाई देगा। तो सिम्टम फर्स्टली अपीयर्ड इन यंगर पार्ट्स। एग्जाम्पल है कैल्शियम है, आयरन है, बोरान है, सल्फर है, ये सब ना इमोबाइल टाइप के हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ये जो सल्फर होता है बेटा, सल्फर के बारे में हम बता दें। सल्फर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, 2 चैप्टर में अलग अलग चीज़ लिखा है। एक जगह लिखा है मोबाइल, एक जगह लिखा है इमोबाइल। तो आप क्या मानोगे इसको, तो हम ऐसे में बता दें, जो सल्फर होता है ये रिलेटिवली इमोबाइल है। ध्यान से सुनना, रिलेटिवली इमोबाइल कहने का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोरीन की तुलना में, ध्यान देना, क्लोरीन की तुलना में ये कम मोबाइल है। थोड़ा बहुत सल्फर मूव कर सकता है, लेकिन इन पांचों की तुलना में लेस मोबाइल है, रिलेटिवली इमोबाइल है। थोड़ा बहुत तो मूव कर ही सकता है, लेकिन कैल्शियम है, आयरन है, बोरॉन है, ये मूव कर ही नहीं पाता। सल्फर थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल एलिमेंट, ऑप्शन दे दे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, तब क्या करोगे, सल्फर मत लगाना, कैल्शियम लगाना। सल्फर थोड़ा बहुत मूव भी कर सकता है, लेकिन रिलेटिवली इनकी तुलना में रिलेटिवली कम मोबाइल है, तो इसलिए इसमें रख दिया है। अब यहाँ देखिए आप जरा, कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यहाँ पे हमने बोला है कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो क्या क्या कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग। तो देखिए क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ध्यान देना, हमारे साथ पहले ना, हमारे से एक टीचर पहले पढ़ाते थे जिनका नाम था NK मिश्रा, नंद कुमार मिश्रा, NK मिश्रा जी पढ़ाते थे। तो उनके नाम पे हमने ट्रिक बनाया। तो बताना क्लोरोसिस किस मिनरल्स के एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी से होता है। NK मिश्रा जी फीस मनमौजी, ध्यान देना, NK मिश्रा जी की एक खास बात थी, वो मनमौजी आदमी थे। मन में आता था तो स्कूल का जो बच्चे का फीस होता था वो देते थे, मन में नहीं आता था तो नहीं देते थे। उनके नाम पे हमने ट्रिक बना दिया, NK मिश्रा जी फीस मनमौजी। तो देखो NK मिश्रा जी मतलब मैग्नीशियम, फीस मतलब आयरन सल्फर, फीस मन मतलब मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जी मतलब जिंक। NK मिश्रा जी फीस मनमौजी, इसकी कमी से होता है क्लोरोसिस। उसके बाद है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, मेनली लीफ टिश्यू। तो पता है क्लोरोसिस फॉलोड बाय नेक्रोसिस, जैसे लीफ के टिश्यू का डेथ होना है, नेक्रोसिस होना है, तो पहले वो पीला पड़ेगा, उसका क्लोरोसिस होगा। तो क्लोरोसिस फिर फॉलोड बाय नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ काकू के मामा जी, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ काकू के मामा जी, मतलब काकू मतलब कैल्शियम कॉपर, काकू के मामा जी मतलब मैग्नीशियम, काकू के मामा जी की कमी से होता है। उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ही नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। इट अकर्स ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ NK सर मोटे, जो NK मिश्रा जी नहीं बताए थे, NK सर मोटे, NK सर मोटे मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी से होता है। लास्ट में डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग ही डिले हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन ही डिले हो जाएगा, प्लांट का लाइफ साइकिल ही बड़े देर से कंप्लीट होगा, डिले हो जाएगा। तो इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोशन मतलब मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, इन सब की कमी से होता है। तो ये 4 सिम्टम हमने बता दिया डेफिशिएंसी का, याद रख लो, ट्रिक हमने बता दिया कैसे याद करना है। अब
डेफिशिएंसी के बाद हम बात करते हैं बेटा टॉक्सिसिटी का, ठीक है। ये डेफिशिएंसी हो गया, नोट कर लो आप, पहले लिख लो। अब आप ये देखिए बेटा जरा, अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले तो सुन लो जरा, हेडिंग क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके पहले हेडिंग क्या था, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल में मैक्रो और माइक्रो दोनों आता है, लेकिन ये बताना टॉक्सिसिटी हमने सिर्फ माइक्रो का ही क्यों लिखा, मैक्रो का क्यों नहीं लिखा। ध्यान देना, डेफिशिएंसी जो होता है माइक्रो मैक्रो दोनों का होता है, लेकिन टॉक्सिसिटी सिर्फ माइक्रो का होता है, यूजुअली मैक्रो एलिमेंट्स का नहीं होता। इसका वजह क्या है, एक्चुअल में ये बताना, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो तो ऑलरेडी प्लांट को हाई अमाउंट में चाहिए, तो उसका टॉक्सिसिटी नहीं होता। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, वो अगर थोड़ा सा भी ऑप्टिमम से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है। इसीलिए टॉक्सिसिटी जो है वो माइक्रो का होता है, मैक्रो का नहीं। मैक्रो तो ऑलरेडी प्लांट को हाई अमाउंट में चाहिए होता है, डेफिशिएंसी दोनों का होता है, मैक्रो माइक्रो दोनों का ना। तो देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैव नैरो ऑप्टिमम रेंज। एक्चुअल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का रेंज होता है बहुत ही नैरो होता है। नैरो मतलब नैरो ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम रेंज बहुत नैरो है। ऑप्टिमम से स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा, एक्सेस हुआ तो टॉक्सिक हो जाएगा। ऑप्टिमम से थोड़ा सा भी कम हुआ तो डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्टिमम रेंज बहुत नैरो है। ऑप्टिमम से थोड़ा ज़्यादा तो टॉक्सिक, थोड़ा कम तो डेफिशिएंट, ये दिक्कत है ना। तो यही वजह है टॉक्सिसिटी सिर्फ माइक्रो का होता है। मैक्रो तो ऑलरेडी प्लांट में मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है ऑलरेडी प्लांट को हाई अमाउंट में चाहिए होता है। तो देखिए, हम किसी एलिमेंट को टॉक्सिक बोलते हैं, कब बोलते हैं, वो क्या करता है जिससे टॉक्सिक हो जाता है। तो देखिए, द एक्सेस या हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी मिनरल एलिमेंट विच रिड्यूसेस प्लांट ड्राई मैटर या ड्राई वेट अप टू अबाउट 10% इज टॉक्सिक। मतलब किसी एलिमेंट का, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्लांट में एक्सेस हो जाए, हाई कंसंट्रेशन हो जाए, ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, जिसकी वजह से प्लांट का ड्राई मैटर या वेट लगभग 10% तक कम हो जाए, तो वो प्लांट के लिए क्या है, टॉक्सिक है। जाहिर सी बात है, टॉक्सिक होगा तो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसका वजन कम होगा प्लांट का ना। तो लगभग 10% तक प्लांट का ओरिजिनल वेट से 10% तक कम हो जाए तो मान लेना वो एलिमेंट क्या था, टॉक्सिक था। तो टॉक्सिसिटी जो होता है एक्सेस की वजह से होता है। और कई बार होता क्या है ना, जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स है आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ध्यान देना, डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है, टॉक्सिसिटी का कोई भी सिम्टम नहीं होता बेटा। ध्यान देना, डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है, टॉक्सिसिटी का कोई भी सिम्टम नहीं होता। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अगर होता भी होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। क्यों, अभी पता चल जाएगा। और टॉक्सिसिटी लेवल्स वेरी प्लांट टू प्लांट। ध्यान देना, टॉक्सिसिटी लेवल्स वेरी प्लांट टू प्लांट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टॉक्सिसिटी का लेवल ये वेरी करता है। मान लीजिए जैसे बोरान है, मान लीजिए बोरान प्लांट में 20 मिलीग्राम में, मान लीजिए 2 प्लांट है ए और बी। ए प्लांट में, प्लांट ए में 20 मिलीग्राम में बोरान टॉक्सिक हो गया, तो क्या जरूरी है 20 में प्लांट बी में भी टॉक्सिक हो जाए? कोई ज़रूरी नहीं है। प्लांट बी में ना 20 मिलीग्राम में आराम से प्लांट का लाइफ चल रहा था, उसमें 30 पे हो सकता है कि 30 पे टॉक्सिक हो जाए। वही लिखा है टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट वेरी प्लांट टू प्लांट। उसका लेवल वेरी करता है। जाहिर सी बात है, सबका डाइट अलग है यार। अब किसी आदमी को 5 रोटी खिला दो, 5 रोटी में कुछ असर नहीं हुआ और भी भूख लगी है, और किसी को 2 रोटी खिला दो पेट भर जाता है। तो सबका जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट लेवल क्या है, अलग अलग है। जाहिर सी बात है, सबका डाइट अलग अलग होता है, खुराक अलग अलग होता है। ये लाइन सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एक्सेस या हाई कंसंट्रेशन ऑफ वन एलिमेंट induces the deficiency of others, induces the deficiency of others। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मोस्टली एक्सेस ऑफ वन एलिमेंट या टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट induces the deficiency of many others।
कई बार होता क्या है कि किसी प्लांट में जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट टॉक्सिक हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, तो उसकी वजह से दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी हो जाता है। ये एग्जांपल देखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस या टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज इंड्यूसेस डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसी प्लांट में अगर मैग्नीज का एक्सेस हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उस प्लांट में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन तीनों की कमी हो जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप है, मैग्नीज बढ़ा तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम उस प्लांट में घटा। कैसे? उसी मैग्नीज की वजह से। कैसे? मैग्नीज कंपीट्स विथ आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक फ्रॉम द सॉइल एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स एंड मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। जानते हो ये जो मैग्नीज है ये सॉइल से आयरन और मैग्नीशियम को, मैग्नीज सॉइल से आयरन और मैग्नीशियम को अपटेक करने पे रोकता है, इनहिबिट करता है, अपटेक को रोकता है। ठीक है, कंपीट करता है उससे अपटेक के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये मैग्नीशियम को अपने एंजाइम से नहीं बाइंड करने देता और कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोकता है शूट अपेक्स में। तो ये मैग्नीशियम को दो तरीके से रोका, अपटेक भी रोका, एंजाइम से बाइंड करने से भी रोका ना। तो अगर किसी प्लांट में मैग्नीज ज़्यादा हुआ तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कम हो जाएगा। और जानते हो मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का सिम्टम क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट सराउंडेड बाई क्लोरोटिक वेन्स। लीफ में ना ब्राउन कलर का स्पॉट पड़ जाता है और क्लोरोसिस हो जाता है, वेन्स में क्लोरोसिस हो जाता है, वेन्स पीला पड़ जाता है, उसका क्लोरोफिल उड़ जाता है ना। तो ब्राउन लीफ स्पॉट सराउंडेड बाई क्लोरोटिक वेन्स, ये मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का सिम्टम है। और दिल से अगर एक बात बोले हम, ये मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का सिम्टम नहीं है भाई, इट इज नॉट द मैग्नीज टॉक्सिसिटी सिम्टम। भले ही हमने लिख दिया या किताब में लिखा है कि मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का सिम्टम है, जानते हो ये किसका है? इट इज एक्चुअली डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अरे भाई ये मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का जो सिम्टम है, मैग्नीज के बढ़ने से आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कम हो गया, तब ये सिम्टम डेवलप हुआ। तो जिसको हम बोल रहे हैं कि मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का सिम्टम है, एक्चुअली इट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीज बढ़ा तो तीनों कम हो गए, उसका सिम्टम है ये। तो रियल में अगर पूछे, अगर आप क्वेश्चन दे कि मैग्नीज के टॉक्सिसिटी का सिम्टम क्या है, तो जवाब ये दे देना, ठीक है। और अगर ये भी दिया रहे कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी का सिम्टम एक्चुअली ये टॉक्सिसिटी का सिम्टम है या इन तीनों के डेफिशिएंसी का, तो आंसर होगा इन तीनों के डेफिशिएंसी का सिम्टम है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम हटा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। यहाँ पे हम मिनरल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि मिनरल एलिमेंट्स जो होता है वो कैसे, हाउ मिनरल आयंस गेट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट हेयर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लांट का जो रूट होता है, रूट में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर क्या सेल है ना, तो रूट हेयर के थ्रू मिनरल आयंस एब्जॉर्ब होता है। तो दो मेथड है एब्जॉर्प्शन का, दो फेजेज में होता है, अकर्स इन टू फेजेज, मेन फेजेस, फर्स्ट फेज और सेकेंड। फर्स्ट फेज एपोप्लास्टिक प्रोसेस है, एपोप्लास्टिक फेज है। दूसरा है सिम्प्लास्टिक, ये नॉन लिविंग पाथवे है, नॉन लिविंग पैसेज है, ये लिविंग पैसेज है। ये पैसिवली एब्जॉर्ब होगा, जिसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी यूज नहीं होगा। यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव का मतलब एटीपी कंज्यूम होगा, एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक में क्या होता है बेटा, जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है उसमें रूट हेयर ने क्या किया, मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब किया। मिनरल आयंस को रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, तो वो रूट हेयर से रूट हेयर सेल के अंदर आ गया। तो रूट हेयर में कैसे जाएगा, रूट हेयर सेल के मेम्ब्रेन पे ना आयन चैनल्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको ना, तो उनके थ्रू अंदर आ गया। अब रूट हेयर से सेल के अंदर चला जाएगा, एपिडर्मल सेल में चला जाएगा। ठीक है, रूट हेयर से हम यहाँ पे पहले एपोप्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया कैरियर प्रोटीन के थ्रू। अब एपिडर्मल सेल, कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मल सेल, फिर पेरीसाइकल, इन सब के थ्रू होता हुआ, ध्यान देना, सेल वॉल के थ्रू होता हुआ, सेल वॉल तो नॉन लिविंग है ना,
एपोप्लास्टिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ध्यान देना, एपोप्लास्टिक का मतलब नॉन लिविंग। तो सेल वॉल के थ्रू चला जाएगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, सेल वॉल के थ्रू चला गया। या फिर सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, गैप होता है ना, स्पेसेस, उसके थ्रू चला जाएगा। तो देखो सेल वॉलर इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, तो इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक। और ये बड़ा आसान सा होता है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता। तो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू चला जाएगा, और सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस नॉन लिविंग है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मतलब नॉन लिविंग, ये पैसिव होता है। और जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वो आयन चैनल जो होते हैं वो सेलेक्टिव पोर का काम करते हैं। ये प्रोसेस एपोप्लास्टिक पाथवे जो पहला फेज है वो फास्ट होता है, रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होता ना, इसलिए। और दूसरा है सेकंड पाथवे है, सेकंड फेज है सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक शब्द का मतलब क्या है? सिम्प्लास्टिक का मतलब होता है लिविंग, सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग। तो ये जो सिम्प्लास्टिक फेज होता है बेटा, ये लिविंग फेज है, लिविंग प्रोसेस है इसमें, और ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव मतलब एटीपी खर्च होता है यहाँ पे, और ये स्लो प्रोसेस है, स्लो अपटेक है आयंस का। कहाँ? इन इनर स्पेस, मतलब सिम्प्लास्ट में। इनर स्पेस साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे एटीपी खर्च होता है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स क्या करेंगे? मिनरल आयंस को ले लिए, और फिर लेने के बाद एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया, अंदर इनर स्पेस में। फिर साइटोप्लाज्म से, एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के थ्रू होता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके कॉर्टिकल सेल में पहुंचा। फिर कॉर्टिकल सेल से साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के थ्रू वो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके एंडोडर्मिस में, फिर एंडोडर्मिस से पेरीसाइकल में, पेरीसाइकल से फिर फाइनली कहाँ पहुंचा? जाइलम में पहुंच गया, जाइलम के ट्रैकिड और वेसल्स में पहुंच गया। और क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के थ्रू जाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्पीड क्या रहेगा? स्लो रहेगा, और एनर्जी खर्च होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी, एटीपी यहाँ पे खर्च होता है, इसलिए एक्टिव प्रोसेस है। और ये स्लो प्रोसेस होता है, ध्यान देना, ये स्लो प्रोसेस है, एटीपी खर्च होता है, और ये स्लो प्रोसेस है सेकंड वाला। और एपोप्लास्टिक वाला पैसिव था, और ये फास्ट प्रोसेस था, यहाँ एटीपी खर्च होता है ना। एक टर्म यूज होता है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट में अंदर भी जा सकता है, बाहर भी निकल सकता है। अगर आयन, ध्यान देना, अगर आयन बाहर से सेल के अंदर जा रहा है तो इनफ्लक्स, और सेल के अंदर से आयन, मिनरल आयन बाहर जा रहा है कहीं और, तो उसको बोलते हैं ई फ्लक्स। और दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम बोलते हैं फ्लक्स। मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट अंदर भी हो सकता है, इनफ्लक्स भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ई फ्लक्स भी हो सकता है। अब ये बताओ, फाइनली जो मिनरल आयन है, मिनरल आयन सॉइल से एपोप्लास्टिकली या सिम्प्लास्टिकली रूट के थ्रू पहुंच कहाँ पहुंच चुका है? रूट के जाइलम में आ गया है, रूट के जाइलम में आके भर गया। तो पहले क्या है? पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, सॉइल से ऐसे आया, जाइलम में आ गया। अब जाइलम से ऊपर जाना है, कहाँ? ऊपर जाना है, लीफ में जाना है, अपवर्ड मूवमेंट होना है, जिसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सेल, जाइलम के थ्रू होगा ना। जो मिनरल आयन है वाटर के साथ में जाइलम के थ्रू जाएगा। खींचेगा कौन उसको? ट्रांसपिरेशन पुल, आगे हम बात करेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल खींचेगा, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? मिनरल आयंस ट्रांसलोकेटेड टू द सिंक टिश्यूज। सिंक का मतलब जहां पे स्टोर होना होता है उसको हम बोलते हैं सिंक, स्टोरेज ऑर्गन्स को। और सिंक जो होता है मेनली कोई यंग पार्ट होता है, ध्यान देना, मेन सिंक फॉर द मिनरल आयंस आर यंग ग्रोइंग पार्ट्स। जो यंग पार्ट है, ग्रोइंग पार्ट्स है, डिवाइडिंग पार्ट्स है, जैसे यंग लीफ हो सकता है, यंग फ्लावर या फ्रूट हो सकता है, या कोई मेरिस्टेम हो सकता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ग्रोइंग पार्ट है, वो मेन टिश्यू है जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मिनरल आयंस का। सेनेसिंग या स्टोरेज पार्ट नहीं होता सिंक टिश्यू, जहाँ पे पहुँचना होता है, कोई यंग पार्ट होता है ना। तो कैसे जाएगा? जाइलम के थ्रू जाएगा। खींचेगा कौन उसको? ट्रांसपिरेशन पुल खींचता है ना, ट्रांसपिरेशन पुल एक फोर्स होता है, वो उसको खींचता है। तो एक चीज़ ये बताना, जो सॉइल होता है, सॉइल, ये हमने बता दिया, जो सॉइल होता है, सॉइल को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर।
सॉइल को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब क्या है? रिजर्वोयर का मतलब है स्टोर हाउस। सॉइल जो होता है बेटा ये नेचुरल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम। जो सॉइल होता है ये नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडियम है। तो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मीडियम क्या है? जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है। ध्यान देना, जो टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट यूज होता है वो आर्टिफिशियल होता है। सॉइल नेचुरल है, सॉइल नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडियम है। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। कहाँ से आते हैं? सॉइल रॉक के ब्रेकडाउन से बनता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो एक बार बताओ, जब रॉक का ब्रेकडाउन होगा तो रॉक में जो मिनरल्स होगा उससे सॉइल बनेगा, तो सॉइल में मिनरल्स होंगे ही होंगे क्योंकि रॉक्स के ब्रेकडाउन से बना है। और उसके अलावा तो सॉइल जो होता है स्टोर हाउस है। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ाते हैं। जैसे माइकोराइजा पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स पढ़े होंगे, बहुत सारे आयंस होते हैं, वाटर होता है। ये पूरा स्टोर हाउस है, रिजर्वोयर है, जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। लेकिन एक बात जानते हो, सॉइल में ना नेगेटिवली चार्ज होता है। जो सॉइल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है, कुछ केमिकल्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक बार बताइए, जो आयंस होंगे, जो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, सॉइल उनको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सॉइल उनसे बाइंड करेगा नहीं, क्योंकि सॉइल खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। वो तो सॉइल से पास आउट हो जाएंगे, सॉइल उनको होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, सॉइल उनको क्या कर लेगा? उनको तो बाइंड किया रहेगा, लेकिन नेगेटिवली चार्ज वाला तो पास कर जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है सॉइल में वो तो रहेंगे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज वाले का सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाता है। यही वजह है फील्ड में, खेत में हमको बार बार न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मेनली ज़्यादातर केसेस में नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं। जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नेगेटिव चार्ज है ना। सॉइल में इनकी कमी रहती है क्योंकि सॉइल खुद नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली है। तो नेगेटिव होने से सॉइल इनको होल्ड नहीं कर पाता, वो पास आउट कर जाते हैं ना। तो इसके बाद हम अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। अगला हेडिंग है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब प्रोसेस पढ़ोगे। तो हम आगे दिखाते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आप ये लिख लो पहले, या आप अच्छे से लिख लो, बना लो। तो बेटा यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, नाइट्रोजन में आप देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रेटर इन कंसंट्रेशन देन नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का जो स्थान है, पोजीशन है, वो फोर्थ है। नाइट्रोजन से ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है, अबंडेंट है, उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है। नाइट्रोजन इज़ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब में आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन। प्लांट्स कम्पीट्स विथ माइक्रोब्स फॉर द अपटेक ऑफ लिमिटेड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल। एक्चुअल में है क्या ना कि सॉइल में नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है। ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम है। तो जो प्लांट्स हैं और माइक्रोब्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है फॉर द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन। जो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन सॉइल में है ना, उसको अपटेक करने के लिए प्लांट्स और माइक्रोब्स में क्या होता है? कंपटीशन होता है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन साइकिल दिखा रखा है। नाइट्रोजन साइकिल, ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें दिखा रहा है 3 पोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी जगह मौजूद है? नाइट्रोजन 3 जगह अवेलेबल है। नाइट्रोजन के 3 पोल्स है, 3 जगह अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास। नाइट्रोजन कुल मिला के 3 जगह अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में और बायोमास में। बायोमास का मतलब प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर अवेलेबल है नाइट्रोजन ना। तो कुल मिला के 3 जगह है। आपकी बॉडी में भी तो नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, सब में नाइट्रोजन ही तो है। तो एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास 3 जगह नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो ये पूरा पूल दिखा रखा है नाइट्रोजन का। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन साइकिल में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लगभग 78% है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब जब माइक्रोब्स
फ्री लिविंग सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, ये सब जब नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा। और दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें भी ना नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। इंडस्ट्रियल में हैबर्स मेथड पढ़ा होगा आपने, हैबर्स मेथड या हैबर्स बॉश प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है बच्चों, जब आसमान में लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है, ध्यान देना, लाइटनिंग है, थंडरिंग है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इससे आप देखेंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट इस टाइप का बनता है, नाइट्रेट बन गया, वहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया नहीं बनता है। और एक प्रोसेस होता है डिनाइट्रिफिकेशन, इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, चला जाता है ना, उसको बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। तो ये बताइए, जैसे बायोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। जो माइक्रोब सॉइल में रहते हैं, चाहे सिम्बायोटिक हो या फ्री हो, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज करके अमोनिया बना देंगे सॉइल के अंदर, और इस अमोनिया से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनता है, प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनता है, प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन सॉइल में होता है। और ये जो नाइट्रेट है, ये अगर नाइट्रोजन बन के अगर एटमॉस्फेयर में चला जाए तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इससे एक तरीके से प्लांट का नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो नाइट्रेट का दो किस्मत में दो चीज़ लिखा है कि एक तो डीनाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेयर पे फिर से जा सकता है, दूसरा सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है तो प्लांट अपने रूट से क्या करेगा, नाइट्रेट को अपटेक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो चलाएगा प्लांट के अंदर, प्लांट के बॉडी में आ जाएगा। और प्लांट के बॉडी में आने के बाद जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे ये अमीनो ग्रुप डोनर का काम करता है। जब अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है तो अमीनो ग्रुप डोनर का काम ये करता है। अब प्लांट को मान लो कोई एनिमल खा गया, तो प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन था वो एनिमल के अंदर आ गया, और एनिमल का डेथ हुआ तो वो डिके कर गया, या फिर सीधे प्लांट का डेथ हो सकता है, प्लांट डाई कर सकता है तो डिके कर गया। तो जो प्लांट और एनिमल का जो डिकेइंग बायोमास है, उसमें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, उससे फिर से अमोनिया का बनना, प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया का बनना। जैसे साबुन का बनना सैपोनिफिकेशन होता है, ऐसे ही अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन होता है। तो अमोनिफिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिकेइंग बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिया का बनना ना, और जो बैक्टीरिया कराते हैं अमोनिफिकेशन, उसको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। और अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, जो बैक्टीरिया कराते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में चले जाना डिनाइट्रिफिकेशन है, और डिनाइट्रिफिकेशन कराने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने बना रखा है। तो डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आप ये पहले डायग्राम बना लीजिए, आप बना लीजिए पूरा साइकिल और लिख लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे अभी हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल को हम 4 हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। क्या क्या? 4 हेडिंग्स है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, 4 चीज़ें हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, जिसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और नाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि जो, ध्यान देना, नाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि जो अमोनिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो अमोनिया बना है, अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन होना इन द सॉइल कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ध्यान देना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, सॉइल में बनता है ना। तो नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में होता है, डन बाई कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ध्यान देना, जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप में होता है,
और इसको जो कराने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ध्यान देना, नाइट्रिफिकेशन कराने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक। 2 स्टेप में होता है नाइट्रिफिकेशन। पहले स्टेप में ये जो अमोनिया बना था नाइट्रोजन फिक्सेशन से, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है। तो देखिए अमोनिया 2NH3 + 3O2, बैक्टीरिया काम करेगा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। सोको याद रखना, सोको मतलब सोमोनास और कोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और क्या बना 2NO2- 2 नाइट्राइट बन गया प्लस 2H + 2H2O। तो पहले स्टेप में अमोनिया से नाइट्राइट बना। दूसरे स्टेप में नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है प्लस 2NO2 + O2, 2NO2- + O2। यहाँ पे बैक्टीरिया काम करेगा नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। बासी, देखो ना, बासी, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस ये काम करेगा। और नाइट्राइट से बन जाएगा नाइट्रेट, 2NO3- नाइट्रेट बन गया। तो फाइनली अमोनिया से फाइनली क्या बना, नाइट्रेट बना, लेकिन 2 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में कौन कौन बैक्टीरिया था, सोको, सोमनस और कोकस। दूसरे में बासी, बैक्टर और सिस्टिस, ये था ना। एक प्रोसेस होता है डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि जो नाइट्रेट सॉइल में बना है ये रिड्यूस्ड होके नाइट्रोजन बन जाए और एटमॉस्फेयर में फिर से री एंटर कर जाए, ठीक है। और डिनाइट्रिफिकेशन कराने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जैसे एग्जांपल है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। तो इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना, इसको हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। एक तरीके से इससे प्लांट का फायदा नहीं होता, इससे तो लॉस हो गया। एक तो इतना एनर्जी लगा के नाइट्रोजन फिक्स कराया गया, अमोनिया बनाया, फिर अमोनिया से नाइट्रेट बना और नाइट्रेट फिर से उड़ गया नाइट्रोजन बन के, तो फायदा क्या हुआ उससे प्लांट का ना। तो एक प्रोसेस होता है, चौथा है अमोनिफिकेशन। तो अभी साइकिल में आपने देखा था, अमोनिफिकेशन का मतलब है बेटा कि जो प्लांट और एनिमल में, प्लांट और एनिमल का जो बॉडी है, प्लांट और एनिमल में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, आपकी बॉडी में भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, उसमें नाइट्रोजन तो होता ही है ना ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो प्लांट और एनिमल का जब डेथ होगा, वो डिके करेगा, तो उसके बॉडी में जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक के फॉर्म में मौजूद है, उस नाइट्रोजन, उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन होके क्या बन जाएगा, उससे अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन, जैसे साबुन का बनना सेपोनिफिकेशन ना। तो प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन डन बाई अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, जैसे बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गेरिस, ये सब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना कि जो नाइट्रेट बना, नाइट्रेट का, ये नाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट बना था, इसके किस्मत में 2 चीज़ लिखा था। एक तो डिनाइट्रिफिकेशन हो जाना, और दूसरा इसको प्लांट अपने रूट के थ्रू अपटेक कर ले। तो अपटेक कर लेगा तो उसके लीफ में पहुंच जाएगा और वहाँ रिड्यूस होकर फिर से अमोनिया बना देगा, जो अमीनो ग्रुप डोनर का काम करता है ना। और अमोनिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना। और कभी कभी होता क्या, जब अमोनिफिकेशन होता है ना, तो थोड़ा बहुत अमोनिया नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में भी एंट्री मार सकता है। अमोनिया नाइट्रोजन बन के एंट्री मार सकता है, वोलाटाइल होके, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है ना, ऐसे उड़ के ये एटमॉस्फेयर में एंट्री मार सकता है। तो आप इसको बना लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, प्रोकैरियोट्स। तो देखना, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जो होता है, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स एंड सच माइक्रोब्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स। एक्चुअल में है क्या, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला एंजाइम है, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम,
ये कुछ प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, ध्यान देना, ये प्रोकैरियोट्स में ही कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, तो वही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है ना। तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये देखिए नाइट्रोजन है NN, इनके बीच में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे ये बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड। ये कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है डायएटमिक मॉलिक्यूल होता है, तो उनके बीच में ये कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, इसको नाइट्रोजन को रिड्यूस कराएगा, हाइड्रोजन ऐड कर करके रिड्यूस कराएगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिससे अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखोगे एक तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और दूसरा है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम है, क्योंकि इन्हीं के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। तो आप देखिए जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें एरोबिक बैक्टीरिया आ गया, एनारोबिक आ गया, फैकल्टेटिव आ गया। एरोबिक बैक्टीरिया में जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, बिजरिंकिया है, ये सब एरोबिक बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करता है। रोडोस्पाइरलम हो गया, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करता है। फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ, फ्री लिविंग का मतलब है बेटा फ्री लिविंग इन सॉयल। सॉयल में फ्री लिविंग है, वो किसी पर्टिकुलर प्लांट के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड नहीं है, यह फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग इन सॉयल। फैकल्टेटिव में बैसिलस और क्लैप्सिएला, ये फैकल्टेटिव माइक्रोब है जो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब ये सब तो बैक्टीरिया थे, ये सब तो बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन फिक्स करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हैं सारे प्रोकैरियोटिक, मोनेरा के मेंबर, एनाबिना, नॉस्टॉक है, ओलोसायरा है, टोलिपोथ्रिक्स है। तो ये सब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनके अंदर होता है, आपने पढ़ा होगा हेट्रोसिस्ट, उसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फ्री लिविंग के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सिम्बायोटिक का मतलब प्लस प्लस। सिम्बायोटिक का मतलब है बेटा कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के साथ में, प्लांट के साथ में एसोसिएट होंगे और एक साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सिम्बायोटिक का मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर प्लांट के साथ में एसोसिएट होंगे और एसोसिएटेड फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे नॉन नोड्यूलेशन और नोड्यूलेशन। मतलब नॉन नोड्यूलेशन के केस में रूट में नोड्यूल नहीं बनता है, रूट नोड्यूल नॉट प्रोड्यूस्ड। नोड्यूलेशन के मतलब है रूट नोड्यूल प्रोड्यूस्ड। नोड्यूल क्या होता है, गांठ होता है, गांठ जो रूट नहीं होता। रूट, प्लांट के रूट में गांठ बनी होती है, आउट ग्रोथ बना होता है रूट का, स्मॉल आउट ग्रोथ बना होता है जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल। और उसी आउट ग्रोथ में, गांठ में बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसी के अंदर ही रहता है। तो नोड्यूल बनता है नोड्यूलेशन में। जैसे नोड्यूल लेग्यूम में भी बनता है, नॉन लेग्यूम में भी बनता है। लेग्यूम जैसे चना मटर हो गया ना, लेग्यूम्स, पल्सेस, दाल, तो चना है, मटर है, सोयाबीन है, इन सब में ना, तो इन सब में लेग्यूम्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं राइजोबिया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं राइजोबिया, या राइजोबियम सिंगुलर होता है। तो बाई इन लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाई राइजोबियम, ठीक है, इन सिम्बायोटिक कंडीशंस और बाई फॉर्मिंग नोड्यूल्स। और इन नॉन लेग्यूम प्लांट में एलनस है, एल्डर है, कैजुराइना है, इन सब में नाइट्रोजन फिक्स करता है फ्रैंकिया, FRANKIA। फ्रैंकिया क्या है, फ्रैंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, ध्यान देना, फ्रैंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रे फंजाई। रे फंजाई बोलते हैं, फंजाई है नहीं है, ये एक्चुअल में एक्टिनोमाइसेटीज का मेंबर है। बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है मोनेरा का ही मेंबर, प्रोकैरियोट ही। ठीक है, तो फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्स करता है जिसको हम बोलते हैं रे फंजाई बोलते हैं ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन।
यहाँ पे हम कैसे नोड्यूल बनता है रूट में, आउटग्रोथ कैसे बनता है, उसके हम मैकेनिज़म्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्चुअल में बेटा है क्या, द मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व मल्टीपल इंट्रैक्शंस बिटवीन होस्ट प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच और होस्ट प्लांट के रूट के बीच में कई सारे इंट्रैक्शन है। मतलब नोड्यूल बनाने में प्लांट का और बैक्टीरिया का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी एक से अकेले मतलब नोड्यूल नहीं बनता है, आउटग्रोथ नहीं बनता है। तो आप देखिएगा ये रूट का स्ट्रक्चर है। रूट में एक कॉर्टिकल है, पेरिसाइकल सेल्स है। ये पीले कलर में रूट हेयर दिखा रखा है। रूट हेयर जो सेल्स होते हैं बेटा, रूट हेयर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स हमने दिखा रखा है। रिसेप्टर, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स बने होते हैं फॉर बाइंडिंग टू द बैक्टीरिया। इन्हीं रिसेप्टर के ऊपर बैक्टीरिया जाके बाइंड करता है। तो ये सॉइल है और ये बैगनी कलर में हमने दिखा रखा है, राइजोबियम बैक्टीरिया दिखा रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है पता है, जो रूट हेयर के सेल्स होते हैं केमिकल्स रिलीज करते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे शुगर है, शुगर होता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है, ये सब केमिकल्स रिलीज करते हैं। लेक्टिन्स होता है, ये सब रिलीज करते हैं। और इन्हीं केमिकल की वजह से जो राइजोबियम होता है वो रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट होता है, कीमो अट्रैक्शन होता है। और बैक्टीरिया जाके रूट हेयर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उससे जाके बाइंड कर गया। तो देखिए बैक्टीरिया रूट हेयर के ऊपर जो सेल्स था, रिसेप्टर था सेल के ऊपर, उससे जाके बाइंड कर गया। तो सबसे पहले कीमो अट्रैक्शन हुआ, बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया रिलीज नॉड फैक्टर प्रोटीन। ध्यान देना, बैक्टीरिया रिलीज नॉड फैक्टर प्रोटीन। बैक्टीरिया प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है नॉड फैक्टर, नोड्यूल फैक्टर प्रोटीन बैक्टीरिया रिलीज करता है। और नॉड फैक्टर क्या करता है, रूट हेयर का कर्लिंग कराता है। रूट हेयर क्या कर गया, कर्ल कर गया, ऐसे मुड़ गया। और जब रूट हेयर कर्ल करता है तो बैक्टीरिया इसे मुड़े हुए पार्ट में कर्ल के अंदर आ गए। नॉड फैक्टर ने कर्लिंग कराया और नॉड फैक्टर की वजह से जो बैक्टीरिया का नॉड फैक्टर की वजह से जो रूट हेयर सेल का जो सेल वॉल है ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया सेल के अंदर एंट्री मार जाता है ना। बैक्टीरिया अंदर आ गया, यहाँ पे अंदर सेल वॉल डाइजेस्ट होने की वजह से अंदर आ गया। अब कॉर्टिकल सेल से एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड फ्रॉम इनर कॉर्टिकल सेल्स। जो अंदर ये कॉर्टिकल सेल्स हैं इनसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। और इसी इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाएंगे कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स के अंदर, और अंदर जाके पूरा फैल जाएंगे और बैक्टीरिया वहाँ पे खूब तेज़ी से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ध्यान देना बेटा, बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, रिलीज साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। और जो प्लांट होता है, प्लांट का रूट होता है, रूट प्लांट, ये रिलीज करता है ऑक्सिन हार्मोन। और आपको पता है दोनों क्या होता है, दोनों होते हैं ग्रोथ हार्मोन, दोनों ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिससे ये सेल डिवीजन कराने वाले हार्मोन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिससे कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स में बहुत तेजी से डिवीजन होने लगता है। तो बताओ, बैक्टीरिया साइटोकाइनिन रिलीज किया, प्लांट ऑक्सिन रिलीज किया, जिससे सेल्स का बहुत तेजी से डिवीजन होता है कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल से। और सेल का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोड्यूल। तो कहाँ बना ये, रूट में बना, आउट ग्रोथ के फॉर्म में। और फाइनली क्या होता है, जो नोड्यूल होता है, नोड्यूल में वेस्कुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। जो नोड्यूल बना है इसमें फाइनली आप देखेंगे वेस्कुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, जिससे वाटर का, मिनरल का और फूड का ना ट्रांसलोकेशन शुरू हो जाता है, इसमें अंदर आ सके, ताकि इसमें ना लीफ में जो फूड बना है रूट के अंदर आ सके, या रूट में जो नाइट्रोजन फिक्स है वो ऊपर जा सके। ठीक है, तो वेस्कुलर कनेक्शन फाइनली इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है। तो आप ये बना लो, पहले लिख लो बेटा, बना लो आप, फिर हम हटाएंगे ना। पहले आप इसको बना लीजिए।
तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, नोड्यूल कंटेन्स ऑल द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नोड्यूल होता है, नोड्यूल के अंदर सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, इन्वॉल्व्ड होते हैं। जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम है और लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। लेग हीमोग्लोबिन जो है ये रेड पिंक कलर का पिगमेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट्स उसी नोड्यूल के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसी नोड्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज का पूरा नाम है नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हैं। ये हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होता है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन है, दूसरा आयरन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये रिड्यूस नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया प्रोड्यूस करता है। मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन हो गया, दूसरा आयरन प्रोटीन है। तो ये नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसका नाइट्रोजिनेज का पूरा नाम है नाइट्रोजन रिडक्टेज। दो कंपोनेंट होते हैं, हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होता है। एक तो मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन है एक कंपोनेंट, दूसरा है आयरन प्रोटीन, ठीक है। तो ये मोलिबेडनम और आयरन का बना होता है। तो आप देखेंगे कि जो यही एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन का रिडक्शन कराता है, फिक्सेशन कराता है, जिससे अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन ऐड करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज वेरी सेंसिटिव टू मोलिकुलर ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनेज जो होता है, इसमें मोलिबेडनम और आयरन प्रेजेंट होता है। तो मोलिबेडनम और आयरन के प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव होता है मोलिकुलर ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज वेरी सेंसिटिव टू मोलिकुलर ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोलिबेडनम एंड आयरन। मोलिबेडनम और आयरन के प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव होता है मोलिबेडनम और आयरन के लिए, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ये गेट ऑक्सीडाइज्ड, दस इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें मोलिबेडनम और आयरन होता है ना। तो टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें रेड पिंक कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रेजेंट इन नोड्यूल। और ये ऑक्सीजन इसके वेंजर का काम करता है। करता क्या है, ये रिमूव एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द नोड्यूल। ये नोड्यूल से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ना, नोड्यूल से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, हटा देता है। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। इतना ऑक्सीजन रहने देगा कि रेस्पिरेशन हो सके, सेल्स का रेस्पिरेशन हो सके, लेकिन इतना ऑक्सीजन नहीं रहेगा कि वो नाइट्रोजिनेज का ऑक्सीडेशन करा देगा। इतना ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, एक्सेस को हटा देता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। और लेग हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड बाय जॉइंट एक्टिविटी। लेग हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, इसको बनाता कौन है, इसको दोनों बैक्टीरिया और होस्ट प्लांट दोनों मिलके बनाते हैं। हीम पार्ट बनाता है बैक्टीरिया और ग्लोबिन पार्ट इसका जो होता है इसको बनाता है होस्ट प्लांट। तो दोनों मिलके, दोनों प्लांट और बैक्टीरिया दोनों मिलके लेग हीमोग्लोबिन कंपोनेंट बनाते हैं। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए बेटा ज़रा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसका इक्वेशन क्या है आप देखिएगा। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसका इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, एक शॉर्ट में ना इसका समरी हम लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या है देखिए, N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8 प्रोटॉन + 16 ATP एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। क्या बना है, 2 अमोनिया बना है प्लस 2 H2 बाहर निकला प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI या IP। बात देखिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पढ़ते हैं। तो एक बार बताइए, जैसे हम शॉर्ट में लिखते नहीं हैं N2 + H2 2NH3 ऐसे लिखते हैं ना, तो वही चीज़ तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखिए N2 + H2 2NH3 यही तो हुआ है। N2 है प्लस 8 प्रोटॉन है, 8H+ है
प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस 16 ATP है। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का पूरा नाम होता है नाइट्रोजन रिडक्टेज। ये नाइट्रोजन का रिडक्शन कराता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। जैसे CO2 फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 फिक्सेशन में CO2 का क्या होता है, रिडक्शन ही तो होता है। तो वही तो यहाँ भी हो रहा है। तो देखिए ये N2 है प्लस 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन का काम करते हैं। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों कहाँ से आएगा, प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 और FMnS2। ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ध्यान देना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यही H2 प्रोवाइड करते हैं, NADPH2 FMnS2 यही सब हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। H2 प्रोवाइड करने का काम इन्हीं का ही होता है। तो यही हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इनसे हाइड्रोजन निकल जाए, खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ना। तो वही तो है, यही हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो यहीं से हाइड्रोजन आया है, इन्हीं से इलेक्ट्रॉन आया है। और 16 ATP, ATP कहाँ से आएगा, ATP आएगा रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल। जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो जाहिर सी बात है ATP जनरेट होगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन्हीं से आता है, NADPH2 और FMnS2 से आता है। तो आप देखेंगे तो दो अमोनिया बना, दो अमोनिया बनेगा, 8 हाइड्रोजन आया है, लेकिन 2 अमोनिया 2NH3, तीन हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, मतलब 6 हाइड्रोजन यूज होगा, 2 हाइड्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा। 8 हाइड्रोजन आया है, यूज होगा सिर्फ 6, H3 2 टाइम्स है ना, तो 6 यूज होगा और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। और ATP टूटेगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स NADPH2 एंड FMnS2। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है इज एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत खर्च होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड टोटल 16 ATP इज रिक्वायर्ड पर N2 फिक्सेशन। ध्यान दो, एक N2 को रिड्यूस करना है, एक नाइट्रोजन को रिड्यूस करना है, 16 ATP खर्च होता है। और आपको पता है एक N2 से 2 अमोनिया बनता है। तो बताओ एक N2 फिक्स करना है, कितना ATP खर्च होगा, 16। और एक N2 से कितना ATP बनता है, एक N2 से कितना अमोनिया बनता है, 2 अमोनिया बनता है। तो 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 ATP खर्च हुआ। तो एक अमोनिया बनाने के लिए कितना खर्च होगा, 8 ATP खर्च होगा। तो वही हमने लिखा है कि 16 ATP रिक्वायर्ड पर N2 फिक्सेशन, ब्रैकेट में लिखा है 8 ATP पर NH3। एक NH3 बनाने में 8 ATP खर्च होता है, 2 NH3 में 16 ATP। तो ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल। जब होस्ट प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो ATP अपने आप माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। अब देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मैकेनिज्म है, ध्यान देना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मैकेनिज्म है उसका हमने डायग्राम दिखा रखा है। तो आप देखें जरा यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये देखिए इसके पास ये 2 एक्टिव साइट है, 2 एक्टिव साइट है नाइट्रोजन से बाइंड करने के लिए। तो आप देखिए ये नाइट्रोजन गैस है, ध्यान देना बेटा, ये N2 गैस है और ये सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट है। और ये क्या है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। तो देखिए नाइट्रोजन में 3 कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये नाइट्रोजन गैस आके बाइंड किया एक्टिव साइट से, क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। आपको पता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है, जितनी बार 2-2 हाइड्रोजन ऐड होगा, एक एक बॉन्ड टूटता जाएगा, रिडक्शन होता जाएगा। नाइट्रोजन में अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हाइड्रोजन तो रिड्यूस करता है ना किसी चीज़ को। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए आप जरा, तो नाइट्रोजन बाइंड किया एंजाइम से, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, अब देखिए 2 हाइड्रोजन आके ऐड हुआ और जैसे ही 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, नाइट्रोजन देखिए एक हाइड्रोजन इस
नाइट्रोजन से ऐड हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से, 3 बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बचा। जितनी बार 2-2 हाइड्रोजन ऐड होगा, एक एक बॉन्ड टूटता जाएगा। 2 हाइड्रोजन आया, एक यहाँ पे ऐड हो गया, एक दूसरे नाइट्रोजन पे, एक बॉन्ड टूट गया। फिर 2 हाइड्रोजन आके ऐड हुआ, रिडक्शन हुआ, तो देखिए एक एक था ही, अब 2-2 हाइड्रोजन हो गया, 2-2 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, एक बॉन्ड और टूट गया। फिर से 2 हाइड्रोजन और आया, रिडक्शन हुआ, तो सारे बॉन्ड टूट गए और NH3 मतलब एक N पे 3 हाइड्रोजन ऐड है, दूसरे N पे 3, मतलब 2 अमोनिया बन गया। और फिर अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट है। ध्यान देना, अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। और जब एंजाइम जब प्रोडक्ट बन गया ना, तो सब प्रोडक्ट क्या होगा? एंजाइम के एक्टिव साइट से अलग हो जाएगा, एंजाइम अगेन ये फ्री हो गया। अब ये जो फ्री एंजाइम है अगेन अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ये फिर से रिएक्शन में कभी एंजाइम खत्म नहीं होता। फ्री एंजाइम अगेन अवेलेबल फॉर बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, रिडक्शन होता रहा, यहाँ पे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाता है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट एक्टिव साइट से अलग हो जाएगा, और फ्री एंजाइम अगेन अवेलेबल फॉर बाइंडिंग विथ सबस्ट्रेट। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो जितनी बार 2-2 हाइड्रोजन ऐड होता जाएगा, एक एक बॉन्ड टूटेगा। तो ये बताना 2 4 6 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, आया कितना था? 8। तो 2 हाइड्रोजन क्या होगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा ना। 8 आया है, बना है, ऐड हुआ है 6, तो 2 एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया का होगा क्या? इसके किस्मत में क्या लिखा है, इसके फेट में क्या लिखा है, इसके भाग्य में क्या लिखा है ना, वही हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे हम बताने वाले हैं फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों फेट ऑफ अमोनिया के बारे में। फेट ऑफ अमोनिया का मतलब ये है कि अभी हमने आपको मैकेनिज्म बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, एंजाइम का डायग्राम बना के, कि कैसे नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है। अब ये बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया का होगा क्या, इसके किस्मत में क्या लिखा है, इसका फेट क्या है, हम बात करने वाले हैं कि ये जो अमोनिया बना है अब इसका क्या होगा, इसके किस्मत में क्या लिखा है, इसके फेट में क्या लिखा है। तो आप देखिए फेट ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल पीएच, ध्यान देना, जो अमोनिया है एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये क्या करता है ना, ये गेट प्रोटोनेटेड मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल पीएच गेट प्रोटोनेटेड मतलब एक्सेप्ट प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन बना लिया। और जो अमोनियम आयन होता है इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू द प्लांट्स सो दैट रैपिडली कन्वर्टेड इन अमीनो एसिड्स बाय 2 मेथड्स। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बना था, अमोनिया प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, तो जाहिर सी बात है प्लांट इसको अपने अंदर स्टोर करना तो नहीं चाहेगा, इससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहेगा। तो ये अमोनियम आयन बना लिया हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, और ये टॉक्सिक है, तो इससे प्लांट अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बना लेगा। और अमीनो एसिड बनाने के 2 मेथड्स हैं, देयर आर 2 मेथड्स बाय विच अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। एक है reductive amination and the second one is transamination. There are 2 methods by which amino acid can be synthesized. पहला reductive amination, तो इसमें क्या होता है आप देखिए जरा, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट है। अल्फा कीटोग्लूटारेट कहाँ से आता है? ये आता है बेटा TCA साइकिल में, एक इंटरमीडिएट है, ये TCA साइकिल में बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है, वहाँ से आता है। प्लस अमोनियम आयन, ये जो अभी बना था जो प्लांट के लिए टॉक्सिक था, प्लस NADPH ये सेल के अंदर रहता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ये NADPH2 बनता है ना, ये है। तो एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये देखना बेटा, ये बन गया ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट बन गया, ये बन गया ग्लूटामेट अमीनो एसिड। ध्यान देना, ग्लूटामेट क्या है? अमीनो एसिड है ना, ये ग्लूटामेट बन गया, प्लस H2O प्लस NADPH जो था ना,
इससे बन गया NADP+, तो ये ग्लूटामेट बन गया, ये एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड बन गया। दूसरा मेथड है ट्रांस अमाइनेशन का। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना, ध्यान देना। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब अमाइनो ग्रुप का इधर उधर ट्रांसफर होना। तो क्या है ट्रांस अमाइनेशन, देखिए आप जरा। ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड टू फॉर्म अमाइनो एसिड। तो ट्रांस अमाइनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड, और फिर से क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। तो दो मेथड हमने बताया जिससे हम अमाइनो एसिड बना सकते हैं। तो आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक अमाइनो एसिड है, याद है ना, ये कायरल कार्बन है, हाइड्रोजन है, अमीनो ग्रुप है, R1 साइड चेन है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो ग्रुप डोनर का काम करता है। ये जो अमाइनो ग्रुप डोनर का काम करता है, ये कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है। और ये क्या है? ये अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर है। ये कोई कीटो एसिड है, ये कोई कीटो एसिड है। ये अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर का काम करेगा, ये कोई कीटो एसिड है, ठीक है। तो आप देखिए, तो एक एंजाइम है ट्रांस अमाइनेज, इसको हम अमाइनो ट्रांसफरेज भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। और याद रखना, ट्रांस अमाइनेज या अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो रिएक्शन कैटेलाइज करता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल आपको दिख रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज करता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, जहाँ पे R2 है वहाँ पे R1 कर दो, जहाँ पे R1 है वहाँ पे R2 कर दो, बस R1 R2 का एक्सचेंज हुआ है बस यहाँ पे। तो अमाइनो एसिड ने अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र किया और कीटो एसिड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर से अमीनो एसिड बन गया। तो वही तो देखिए आप, ये फिर से एक अमीनो एसिड बन गया, फिर से एक अमीनो एसिड बन गया यहाँ पे। तो जहाँ R2 था वहाँ पे R1 उठा के रख दो, जहाँ R1 था वहाँ पे R2 रख दो, बस इतना ही आपको करना है। तो ये फिर से अमीनो एसिड बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। तो ट्रांस अमाइनेशन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम कराता है। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम व्हिच इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये आप नोट कर लो। फिर ये कंप्लीट है, इसमें दो चीज़ हमको और बताना है, एमाइड्स और यूरेट्स। तो आप ये नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए आप। तो यहां पे हम बात करते हैं बच्चों एक टर्म यूज होता है एमाइड्स। तो ये बताइए, अमोनिया से क्या बन चुका है? अमोनिया से अमाइनो एसिड बन चुका है, ठीक है। अब ये देखिए एमाइड्स क्या है। एमाइड्स ये एक टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स इन विच OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH है, रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप कॉल्ड, इन्हें ही हम बोलते हैं कॉल्ड एमाइड्स। इन्हें ही एमाइड्स बोला जाता है। और जो एमाइड्स होते हैं, एमाइड्स में दो अमाइनो ग्रुप होता है, दे कंटेन 2 NH2 ग्रुप। इनमें 2 NH2 ग्रुप होता है, जबकि अमीनो एसिड में सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप होता है ना। तो जो एमाइड्स हैं, एमाइड्स हैव मोर नाइट्रोजन कार्बन रेशियो, हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो। ध्यान देना, इनमें हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो होता है। कहने का मतलब ये है, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो, नाइट्रोजन ज़्यादा है कार्बन कम है, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो ज़्यादा है। अमाइनो एसिड की तुलना में इनमें हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है।
and transported to other parts through ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम्स, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा, जाइलम वेसल्स इसको ले जाएगा और ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू जाएगा, ठीक है। और दो एमाइड्स का एग्जांपल हम बताते हैं, एस्पैरागिन एंड ग्लूटामिन, एस्पैरागिन एंड ग्लूटामिन, ये दो एमाइड्स हैं, दीज आर टू एमाइड्स, ठीक है। और बना किससे है? ये दोनों हैं स्ट्रक्चरल, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, एस्पैरागिन बनता है एस्पार्टिक एसिड से, एस्पार्टिक एसिड, एंड ये बनता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टिवली। तो जैसे आप देखिए ना, मान लीजिए कोई अमाइनो एसिड है जिसमें ये कायरल कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हमने दिखा दिया अमाइनो ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिया, और ये मान लियो ये इसका साइड चेन है, ठीक है, ये साइड चेन है। तो इसमें करना क्या है, ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इसको हटा देना है, इसको रिमूव करके इसके स्थान पे हमको NH2 ग्रुप ऐड कर देना है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, एमाइड बन गया। अब ये CONH2 ये हो गया ना, CONH2 बन गया। अब ये बन गया एमाइड, पहले अमीनो एसिड था, बन गया एमाइड। तो एमाइड्स में दो NH2 ग्रुप होता है, एक ये था एक ये, दो NH2 ग्रुप होता है। अमीनो एसिड में सिर्फ एक NH2 ग्रुप होता है ना। तो वही हमने लिखा है कि एमाइड्स अमीनो एसिड्स इन विच द OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप is replaced by NH2 group called amides. They contain two NH2 groups. इसमें ना दो NH2 ग्रुप है, एक ये है कि ये है। और देखिए जरा, नाइट्रोजन कितने हो गए? दो। कार्बन सिर्फ कितना है? कार्बन यहाँ पे, मतलब अगर हम इसकी तुलना में देखें, तो इसमें सिर्फ एक ही नाइट्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन दिख रहा है। तो दे हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो देन द अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्टेड। बना कहाँ? नोड्यूल में बना है। अमोनिया नोड्यूल में बना था, अमाइनो एसिड भी बना, और एमाइड्स भी यही नोड्यूल में बना। और नोड्यूल से जाएगा कैसे? जाहिर सी बात है, रूट से कैसे जाता है मिनरल्स वगैरह या मटेरियल्स जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, लीफ में कैसे जाएगा? ट्रांसपिरेशन पुल से जाएगा, जाइलम ले जाएगा, और क्या, जाइलम के ट्रैकिड वेसल से जाएगा। तो एस्पैरागिन और ग्लूटामिन दो मेन एमाइड्स हैं, दीज आर टू मेन एमाइड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटीन का, ये दोनों एमाइड है। ये बताना ये किससे बना है? एस्पार्टिक एसिड का। ये किससे? ग्लूटामिक एसिड का। क्या अंतर है ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन में? अरे यार ये एमाइड है, यहाँ पे दो NH2 ग्रुप होगा, वहाँ पे सिर्फ एक ही होगा ना, नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का काम रह गया है, यूरेइड के बारे में। यूरेइड क्या है आप लिख लो। यूरेइड क्या है? ये होता है
डिग्रेडेड यूरिया होता है, डिग्रेडेड यूरिया। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपने कभी नाम सुना होगा एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड और सिट्रोलिन, ये सब यूरेट्स होते हैं। यूरेट्स होता है डिग्रेडेड यूरिया होता है। यूरिया क्या है? NH2CO NH2, NH2CO NH2। वहाँ भी तो 2 NH2 था बेटा, NH2CO NH2। यूरिया में भी 2 NH2 होता है। तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन क्या है? ज़्यादा है ना। तो आप देखिए ये डिग्रेडेड यूरिया है। तो जैसे नोड्यूल में ही आप देखोगे, जैसे ट्रॉपिकल लेग्यूम्स हो गया सोयाबीन, तो क्या करता है? फिक्स्ड नाइट्रोजन को ना वो यूरेट में कन्वर्ट करा देता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम के वेसल के थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। तो यूरेट्स जो होते हैं, यूरेट्स हैव मोर या हाई, हम लिख देते हैं हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो एंड ट्रॉपिकल लेग्यूम्स, tropical and nodule of tropical legumes like सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। ट्रांसपोर्ट most of the fixed nitrogen as urates through ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। वही ट्रैकेड वेसल्स के थ्रू, और क्या? जाइलम वेसल्स के थ्रू। तो आप देखिए यूरेट क्या है बेटा? यूरेट होता है डिग्रेडेड यूरिया। यूरिया क्या है? NH2CO NH2 है। मतलब यहाँ भी ना कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का रेशियो ज़्यादा है। किसकी कंपैरिजन में? अमाइनो एसिड के कंपैरिजन में। तो एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड और सिट्रोलिन, ये सब यूरेट्स होते हैं, डिग्रेडेड यूरिया है। इनमें हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा है, कार्बन कम है। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन ज़्यादा है अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में। और ट्रॉपिकल लेग्यूम प्लांट जैसे सोयाबीन, सोयाबीन के नोड्यूल में यूरेट बनता है। ये नाइट्रोजन जो फिक्स हुआ था, अमोनिया बना था, उससे यूरिया बना लेगा, फिर उस यूरिया को डिग्रेड करके यूरेट बना लेगा, और यूरेट को वो नोड्यूल से ऊपर ट्रांसफर करता है। याद है ना, नोड्यूल में वेस्कुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो जाइलम के थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल खींचेगा, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से ये लीफ तक जाता रहेगा, पूरे पार्ट में ट्रांसफर होता रहेगा ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अगला चैप्टर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और NCERT अच्छे से रिवाइज करते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।